नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज पढ़ेंगे विसर्ग संधि। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नेक्स्ट वीडियो और देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों देखिए विसर्ग संधि, ये विसर्ग है। इधर श, च और छ, ये तीन वर्ण आते हैं, श, च, छ। तो विसर्ग के स्थान पर ये श हो जाता है, विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है। तो ये पहले नंबर की संधि सबसे पहले करते हैं। जैसे राम है धन च, राम है धन च, विसर्ग के बाद में च आया तो विसर्ग के स्थान पर ये श हो जाएगा, ये श हो जाएगा। तो संधि होगी राम, राम और आधा श और च, रामश्य। जो श का आगम होता है ये स्वर रहित होगा। श का आगम यहां पर हुआ है, ये स्वर रहित होगा, इसमें स्वर नहीं होगा। तो दोस्तों रामय धन च, तो विसर्ग के स्थान पर हम श करेंगे, रामश्य। नेक्स्ट है कृष्ण धन च, कृष्ण धन च, विसर्ग के बाद में च है तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, श हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर श। इन तीनों अक्षरों में से कोई भी अक्षर यदि विसर्ग के बाद में आता है तो इस विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है। तो हुआ कृष्ण है, कृष्णश्च। इस प्रकार से संधि होगी। नेक्स्ट उदाहरण और देखिए, के धनचित, के धनचित, विसर्ग के बाद में च है तो विसर्ग के स्थान पर क्या करेंगे, स्वर रहित से। अब हम जोड़ देंगे के आधा श और चित, कश्चित, कश्चित। इस प्रकार से संधि होगी। तो जो ये पहला नियम है इसको आप ध्यान से देखेंगे कि विसर्ग के बाद में श, च, छ हो तो विसर्ग के स्थान पर श का आगम हो जाता है और ये श स्वर रहित होगा, स्वर रहित। संधि करते समय लिखेंगे तो आधा श इस प्रकार से लिखेंगे। और संधि विच्छेद करनी है तो हमें यही रूल याद रखना है। देखिए च से पहले क्या है, श, तो श का लोप हो जाएगा और श के स्थान पर क्या हो जाएगा, विसर्ग। तो लिखेंगे के धन चित, के धन चित। इस प्रकार से संधि विच्छेद होगा, इस प्रकार से संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, नेक्स्ट संधि का नंबर 2। नंबर 2, विसर्ग के बाद में यदि श, त, थ आए, विसर्ग के बाद में यदि श, त, थ आए तो इस विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है, विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। यदि विसर्ग के स्थान पर विसर्ग के बाद स, त, थ आए तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। जैसे राम है धन तरती, राम है धन तरती, तरती। तो देखिए विसर्ग के बाद में तय वर्ण आया तो विसर्ग के स्थान पर क्या करेंगे, श। और संधि करेंगे तो देखिए राम और आधा से लिखेंगे, रामस तरती। इस प्रकार से संधि होगी, रामस तरती। संधि विच्छेद करनी है तो तय से पहले श, तय से पहले स है तो स का लोप हो जाएगा, इस स के स्थान पर विसर्ग आ जाएगी। लिखेंगे रामय है धन तरती, इस श को हटा देंगे, लोप हो जाएगा। लोप होने का मतलब हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट है जैसे हरि त्रायते, हरि त्रायते, विसर्ग के बाद में त्रय है। त्रय कैसे, त्रय का निर्माण कैसे हुआ, त्रय का निर्माण होता है तय धन रे, इससे बनता है त्रय। तो पहला वर्ण कौन सा आया, तय आया, पहला वर्ण तय आया।
इसलिए इस विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, से, स्वर रहित से। यहां पर जो आगम होगा विसर्ग के स्थान पर स्वर रहित से होगा, यहां पर विसर्ग के स्थान पर आगम होगा स्वर रहित शे होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो विसर्ग के स्थान पर करेंगे हम शे, तो लिखेंगे आंसर हरीश त्रायते, हरीश त्रायते। इस प्रकार से हमारा आंसर होगा हरीश त्रायते। संधि विच्छेद करनी है तो देखिए तैसे पहले से है, तो इस से के स्थान पर हम विसर्ग कर देंगे विसर्ग, तो हमारा संधि विच्छेद होगा हरिधन त्रायते। पहला शब्द जो प्राप्त हुआ था हमें, वही शब्द हमें प्राप्त हो गया संधि विच्छेद करने पर। तो इस संधि में ये थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट उदाहरण और देखिए, जैसे नेक्स्ट उदाहरण है के धन तिष्ठति, के धन तिष्ठति। विसर्ग के बाद में तय वर्ण आया। आप कहोगे तय नहीं है, ई है। नहीं, ई नहीं है, क्योंकि आप वर्ण विन्यास करके देख लीजिए। तय धन, ई धन, शे धन, ठे धन, ए धन, तय धन, ई। इस प्रकार से वर्ण विन्यास होता है। जब भी कोई व्यंजन होता है और उसमें मात्रा लगी हुई होती है, स्वर होता है किसी भी व्यंजन में, तो पहले व्यंजन लिखा जाता है, उसके बाद में स्वर लिखा जाता है। जैसे ये ती है, आपको दिख रही है ई की मात्रा पहले, लेकिन तय के बाद में ई लिखी जाती है, ये हमें ध्यान रखना है। इसलिए विसर्ग के बाद में क्या वर्ण है, तय वर्ण है, व्यंजन है तय। देखिए तय, विसर्ग के बाद में तय आया तो विसर्ग के स्थान पर हम से कर देंगे, विसर्ग के स्थान पर से कर देंगे। अब संधि करते समय हम इस से को आधा लिखेंगे, कस तिष्ठति, कस तिष्ठति। इस प्रकार से आंसर लिखेंगे, कस तिष्ठति, ये आंसर होगा। नेक्स्ट उदाहरण और देखिए, विष्णु धन त्राता, विष्णु धन त्राता। तो विसर्ग के बाद में क्या आया, तय, क्योंकि तय किसका बना, तय और रे का। तो क्या आया विसर्ग के बाद में, विसर्ग के बाद में तय आया। देखिए विसर्ग के बाद में तय आने पर क्या हो जाता है, शय हो जाता है। तो लिखेंगे यहां पर से का आगम हो गया, तो लिखेंगे विष्णुस्त्राता, विष्णुस्त्राता। इस प्रकार से संधि होगी, इस प्रकार से संधि होगी। नेक्स्ट है जैसे ये धनतु, ये धनतु। अब देखिए विसर्ग के बाद में तय का आगम हुआ है, तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या कर देंगे, शय कर देंगे। विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, से, क्योंकि विसर्ग के बाद में तय का आगम हुआ है। अब शय होगा तो इसको जोड़ देंगे, यस्तु। इस प्रकार से संधि होगी, यस्तु। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, हरि धन तथा, हरि धन तथा। तो इस प्रकार से देखें विसर्ग के बाद में क्या है, तय, तो इस विसर्ग के स्थान पर से का आगम हो जाएगा और संधि होगी हमारी हरिस तथा, हरिस तथा। ये संधि होगी, हरिस तथा संधि होगी। नेक्स्ट इतय धन तावत। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, इतय है धन तावत, इतय धन तावत। विसर्ग के बाद में तय, विसर्ग के बाद में तय हो तो शय हो जाता है, तो यहां पर शय हो गया। संधि क्या हुई, विसर्ग के स्थान पर शय कर दिया तो संधि होगी इत और आधा शय और तावत, इतस तावत। इस प्रकार से संधि बनी, इतस तावत। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, इतय धन ततः है, इतय धन ततः है। यहां पर विसर्ग के बाद में क्या है, तय। विसर्ग के बाद में तय होने पर शय हो जाता है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया, शय हो गया। आंसर क्या हुआ, आंसर हुआ इतस ततः, इतस ततः आंसर हुआ। इस प्रकार से हमें ये जो विसर्ग संधि है उसके नियम को ध्यान रखना है।
कि विसर्ग के बाद में वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर तो आएगा, ये तो निश्चित है, लेकिन विसर्ग के बाद यदि ये से आता है, चे से आता है, तो विसर्ग के स्थान पर हम शे लिखेंगे, शे का आगम हो जाएगा और संधि विच्छेद करते समय इस शे का लोप हो जाएगा। विसर्ग के बाद में यदि से ते थे आता है तो विसर्ग के स्थान पर यह से लिखा जाएगा और संधि विच्छेद करते समय हम इस से का लोप कर देंगे। संधि करते समय से का आगम हो जाएगा, संधि विच्छेद करते समय से का लोप हो जाएगा। नंबर 3, तीसरी संधि देखिए, विसर्ग के बाद में शे, टे और ठे हो, शे टे ठे हो तो विसर्ग के स्थान पर हो जाएगा शे, विसर्ग के स्थान पर से हो जाएगा। जैसे धनु, धन, टंकारे है, धनु धन टंकारे है, तो इस विसर्ग के स्थान पर किसका आगम होगा? इस से का आगम होगा, ये से का आगम होगा। विसर्ग के बाद में शे टे ठे हो तो विसर्ग के स्थान पर से का आगम हो जाता है, तो यहां पर शे का आगम होगा, शे का आगम होगा। अब संधि करेंगे, धनु आधा शे, जिसके हलंत होता है उसको आधा लिखा जाता है, आधा शे और टंकार है, धनुष टंकार, इस प्रकार से धनुष टंकार हो जाएगा, ये संधि होगी। नेक्स्ट संधि है जैसे नृपे धन षष्ठे, नृपे धन षष्ठे, नृपे धन षष्ठे, विसर्ग के बाद में शे आया, विसर्ग के बाद में शे, तो विसर्ग के स्थान पर शे का आगम हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर शे का आगम हो जाएगा। अब संधि कर देंगे हम, नृपस षष्ठे, नृपस षष्ठे, इस प्रकार से संधि हो जाएगी। नेक्स्ट उदाहरण, अब तीनों संधियों का एक साथ देखेंगे। 3 पार्ट है, 1 2 3। विसर्ग के बाद में से चे छे हो, विसर्ग के बाद में शे चे छे हो तो विसर्ग के स्थान पर शे हो जाता है और संधि विच्छेद करते समय शे का लोप हो जाता है। ये जो शे होगा वो स्वर रहित होगा। विसर्ग के बाद में शे ते थे हो तो विसर्ग के स्थान पर शे का आगम हो जाता है और संधि विच्छेद करते समय शे का लोप हो जाता है। विसर्ग के बाद में शे ते थे हो तो विसर्ग के स्थान पर शे का आगम हो जाता है और संधि विच्छेद करते समय शे का लोप हो जाता है। जो इस से का आगम हो रहा है, ये से स्वर रहित होगा, स्वर रहित होगा, ये हमें ध्यान रखना है, ये हमें ध्यान रखना है। और देखिए वर्ग का पहला दूसरा अक्षर, पहला दूसरा अक्षर, पहला दूसरा अक्षर होना जरूरी है और शे हों तो ये परिवर्तन होगा, ये विकार होगा, ये परिवर्तन और ये विकार होगा। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, लोभ है धन चे, एक संधि का उदाहरण तो ये। नेक्स्ट, पथ है धन तत, पथ है धन तत। नेक्स्ट उदाहरण, कृष्ण धन ठकुर है, कृष्ण धन ठकुर। ये तीनों संधियों के 3 उदाहरण लिखे हैं। अब तीनों संधियों में देखिए विसर्ग के बाद में चे आ रहा है तो पहले नंबर की चे आ रहा है, तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या कर देंगे? शे का आगम हो जाएगा। तो हमारी संधि क्या होगी? लोभ आधा शे चे, लोभश्य, इस प्रकार से संधि हो जाएगी। नेक्स्ट है विसर्ग के बाद में तय आ रहा है, तो विसर्ग के स्थान पर से का आगम हो जाएगा, इस से का आगम हो जाएगा, तो संधि होगी पथस ततः, इस प्रकार से संधि होगी पथस ततः। विसर्ग के बाद में ठे का आगम हो रहा है तो विसर्ग के स्थान पर क्या होगा? शे। विसर्ग के बाद में क्या है? ठे। अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण ठे होना चाहिए, तो विसर्ग के स्थान पर से का आगम हो जाता है। तो देखिए
कृष्णस ठाकुर है, कृष्णस ठाकुर है, इस प्रकार से संधि होगी। नेक्स्ट उदाहरण और है, बहुत अच्छा उदाहरण है, निधन शारे है, निधन शारे है। तो देखिए विसर्ग के बाद में शे, विसर्ग के बाद में श आया, तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, शे का आगम हो जाएगा। संधि करेंगे निशारे, इस प्रकार से संधि होगी। तो दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि विसर्ग के बाद में अंतिम शब्द का जो प्रथम वर्ण है वह प्रथम वर्ण इन तीनों में से कोई भी हो तो विसर्ग के स्थान पर शे का आगम हो जाए, स्वर रहित से का आगम हो जाए। दोबारा सुनिए, विसर्ग के बाद में अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण इन तीनों अक्षरों में से कोई भी अक्षर हो तो विसर्ग के स्थान पर स्वर रहित से का आगम हो जाता है। विसर्ग के बाद में अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण इन तीनों अक्षरों में से कोई भी अक्षर हो तो विसर्ग के स्थान पर से का आगम हो जाता है और ये शे स्वर रहित होना चाहिए। विसर्ग के बाद में शे टे ठे अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण इन तीनों में से कोई भी हो तो विसर्ग के स्थान पर स्वर रहित से का आगम हो जाता है और संधि विच्छेद करते समय हम इस से का लोप कर देते हैं। इस प्रकार से ये विसर्ग संधि के 3 पार्ट हैं, 1, 2 और 3। आप समझ गए होंगे। फिर भी यदि किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट अवश्य कीजिए। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।